स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे, जो हमारा सीरीज चल रहा है आरसीसी का, उसमें हम लोग आज बात करेंगे एनालिसिस बाय लिमिट स्टेट मेथड। और इसमें हम लोग आज पहला जो मेथड्स देखें, कल हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है एलएसएम, क्या होता है यूएलएम या फिर क्या होता है डब्ल्यूएसएम। इन पे बात हम लोग कर चुके थे। क्या कंडीशंस हो सकता है, कैसे हम लोग स्ट्रेस लेते हैं या लोड लेते हैं, डिजाइन लोड क्या था, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या था, इन सारे बातों पे हमने बातें करी थी। आज जो हम लोग मेनली देखेंगे, आज हमारा जो वीडियो होगा ये इस पे बेस्ड होगा कि हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड जो हमारा बीम होता है उसका डिजाइन हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से कैसे करेंगे, उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। स्पेसिंग देखेंगे क्या होता है, स्पेसिंग किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं हम लोग, मिनिमम स्टील क्या हो सकता है, हम लोग डेप्थ क्या प्रोवाइड करेंगे या विड्थ क्या प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड करेंगे। इन सब बातों का आज हम लोग बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखिए, लगातार सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। देखते हैं आज हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इसको समझने के पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली हम लोग जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या यूज करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या करेंगे, एलएसएम में, है ना, बाय एलएसएम। एलएसएम जैसे कि लिमिट स्टेट मेथड, इसको हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग दो बातों को देखते थे, नहीं क्या क्या था। पहला था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि कोलैप्स में कौन कौन सा डिजाइन हम लोग करते थे। तो कोलैप्स हमारा 4 फैक्टर था, फ्लैक्सर था, शियर था, टॉर्सन था और कंप्रेशन था। ये 4 बातों को हम लोग कोलैप्स में देखते हैं। कोलैप्स का मतलब है फ्लैक्सर, शियर, कंप्रेशन और टॉर्सन। दूसरा हम लोग क्या देखते थे, सेकेंड देखते थे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी में भी हमारा कुछ कुछ बात था, वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन है, क्रैकिंग, श्रिंकेज, कॉरोजन। इन सब बातों को हम लोग जो है देखते थे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और जब हम लोग एलएसएम से बात करेंगे हम लोग, तो ये दोनों क्राइटेरिया जो हमारा है, आइदर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ये हमेशा फुलफिल होना चाहिए। हमेशा याद रखना, 4 है कोलैप्स में, 4 है सर्विसिबिलिटी में। कोलैप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलैप्स से आप डिसाइड करते हो लोड, ठीक है ना, डिसाइड करते हो स्ट्रेंथ, डिसाइड करते हो ग्रेड, ठीक है। इन सब बातों को हम लोग कोलैप्स में डिसाइड करते हैं। श्रिंकेज तो ओवरऑल लाइफ में चलता है, क्रीप इफेक्ट के कारण हम लोग वहाँ देखेंगे क्या हो सकता है, श्रिंकेज हो सकता है या क्या हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म का बात है। लेकिन तत्कालिक जब डिजाइन करेंगे आप, तो आपको स्ट्रेंथ देखना होगा, है ना, उसका लोड क्या लग रहा है वो देखना होगा। इन सब बातों को हम लोग मैनली जो है डिसाइड करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। तो हम लोग देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब देखते हैं कंक्रीट का, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। इधर हम लोग स्ट्रेन ले रहे हैं और इधर हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। तो एज पर एलएसएम क्या होता है कि जब स्ट्रेन हमारा 0.2% होता है, यानी 0.002 होता है, ठीक है, तब तक हमारा जो स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो स्ट्रेन के साथ कुछ इस तरह से होता है, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। ये जो नेचर होगा इसका, जो कर्व का, ये पैराबोलिक होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि ये कर्व आया कहाँ से। तो एक्चुअली ये कर्व जो है ये डिसाइड हुआ है, एक्चुअली ये कर्व जो है ये डिसाइड हुआ है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो लोड लगा लगा करते हैं उस पर डिसाइड होता है। अलग अलग लोड दिए, फिर स्ट्रेस देखे, स्ट्रेन देखे, लगातार स्ट्रेस दे दे के स्ट्रेन देखता रहा, और उस पर हम लोग जो डाटा हम लोग को मिलता है उस पर यह कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसलिए इस कर्व को ड्रॉ करने का आपके पास यहाँ कोई मेथड नहीं, आप इसको प्रैक्टिकली ही कर सकते हैं। फिर 0.2% के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है स्ट्रेट हो जाता है लाइक दैट। और एज पर एलएसएम कोई भी कंक्रीट जो है ना, एज पर एलएसएम जो है, एलएसएम के अकॉर्डिंग, एज पर एलएसएम या फिर आप कह सकते हैं IS 456/2007, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंक्रीट जो है, कंक्रीट में अगर स्ट्रेन ऐसा हो गया, स्ट्रेन आपका 0.003 से 0.005 है, तो इसके बीच ही आपका मैक्सिमम कंक्रीट जो है वो फ्रैक्चर कर जाता है।
मतलब टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो हम लोग मैक्सिमम जो लेते हैं दिस इज 0.003। ठीक है, इस पर हम लोग मैक्सिमम लेते हैं। इसके बाद हम लोग ये मानते हैं कि ये क्या हो रहा है, फ्रैक्चर कर जा रहा है। मतलब इसके बाद आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो आप कहाँ पर जान 0.0035, इसके बाद हम लोग मानते हैं कि फ्रैक्चर कर गया स्टील आपका, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन होता है ये स्ट्रेट होता है। तो अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो ये आपका रेक्टेंगल एरिया हो गया नहीं, और ये आपका पैराबोलिक एरिया हो गया। तो दो एरिया आपको मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ये किसके लिए हम लोग का, ये कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए। जबकि स्टील का अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टील में एक्चुअली क्या होता है कि माइल्ड स्टील जो होता है वो अपना मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है उस पर पहुंच जाता है। हम लोग का जो डिजाइन स्ट्रेस था माइल्ड स्टील के लिए वो क्या था, याद होगा, दिस वाज 0.87 FY, ये आपका स्ट्रेस था नहीं। और अगर हम लोग को इसको ES से डिवाइड कर दे तो स्ट्रेन मिल जाएगा हम लोगों को, नहीं स्ट्रेन मिल जाएगा। स्ट्रेस वाई स्ट्रेन इक्वल टू होता है E, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेन इन माइल्ड स्टील आपको ये मिल जाएगा, यानी कि जो स्टील है आपका माइल्ड स्टील ये इस पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर इससे हाई लेवल का स्टील आप यूज करते हैं, जैसे कि HYSD यूज करते हैं, या फिर आप कोल्ड बार यूज CTD बार यूज करते हैं, या इस तरह का कोई भी मतलब हाई स्ट्रेंथ आप डिफॉर्म बार या ये सब यूज करते हैं आप, तो वो इस स्ट्रेस पे नहीं पहुंच पाता। मतलब इस स्ट्रेस पे पहुंच नहीं पाता कहने मतलब उसका स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तो कंक्रीट उसके पहले फेल कर जाता है और स्टील आपका इस स्ट्रेस तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए हम लोग जब LSM का बात करते हैं ना, तो LSM में हम लोग ये बात करते हैं कि जब भी हमारा डिजाइन होगा वो डिजाइन हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमारा जो डिजाइन हो वो आपका कंप्रेशन साइड से हो। हम लोग जो भी डिजाइन करेंगे वो कंप्रेशन साइड से कोशिश करेंगे, हम लोग टेंशन साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि टेंशन साइड में कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा माइल्ड स्टील का यूज करेंगे। माइल्ड स्टील के अलावा आप दूसरा स्टील का यूज करते हैं तो फिर आपका ये स्ट्रेस पहुंच नहीं पाएगा, तो फिर कंक्रीट तो उसके पहले फेल कर जाएगा, है ना। तो दो तरह का फेल्योर आपको मिलता है, एक जिसको कंप्रेशन फेल्योर कहते हैं, दूसरा जिसको टेंसाइल फेल्योर कहते हैं। कंप्रेशन फेल्योर जो होता है ये कब होता है, इस कंक्रीट की वजह से। कंक्रीट जब कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन में चला जाए तो ये फेल करेगा, तो फेल करेगा तो ये आपको कोई वार्निंग नहीं देगा, ठीक है। लेकिन टेंसाइल फेल्योर में आपको क्या है, वार्निंग मिलेगा, वो धीरे धीरे ब्रेक होगा, स्लोली ब्रेक होगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या सेव करते हैं, कंप्रेशन साइड को सेव करते हैं, क्योंकि टेंशन साइड में जो फेल होगा आपको बताएगा ना कि हम फेल कर रहे हैं, बेंड होगा फिर टूटेगा, बहुत आगे फ्रैक्चर पे एकदम जब अपना अल्टीमेट पे पहुंच जाएगा तब ब्रेक होगा, नहीं तो वो फ्रैक्चर फेल्योर ऑफ स्टील होगा, वहां पर पहुंच के होगा। तो आपको टेंशन साइड में बताता है कि हम फेल हो रहे हैं, आप देखिए हम मुड़ रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, आपको पता चलता है। लेकिन जब आप कंप्रेशन का बात करते हैं तो आपका कंक्रीट फेल कर जाता है, और जब कंक्रीट फेल करता है तो ये बताता नहीं कि हम फेल हो रहे हैं, ये रैंडमली ब्रेक कर जाता है। तो जब रैंडमली जब ब्रेक करेगा तो आपको वार्निंग नहीं देगा, पहले से बिफोर वार्निंग आपको पता नहीं चलेगा कि ये ब्रेक हुआ, मतलब ब्रेक होने वाला है, ठीक है। इसलिए हम लोग कंप्रेशन को सेव करेंगे। कंप्रेशन अगर हमारा सेफ हो गया तो टेंसाइल फेल्यूर होगा तो पता चल ही जाएगा हमको कि कहाँ पर हो रहा है, वो तो दिख जाएगा आपको, वार्निंग है आपको दिखाएगा, लेकिन आपको कंप्रेशन में नहीं दिखाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब इसमें हम लोग का ये जो स्ट्रेस था, अगर हम लोग डिजाइन स्ट्रेस का बात करें, हम लोग डिजाइन स्ट्रेस फॉर स्ट्रक्चर, तो दैट वाज सॉरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रक्चर, दिस इज 0.67 FY, नहीं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रक्चर आपका F1 है, सॉरी FCK, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या था, क्यूब था FCK, लेकिन हमने बताया था कि जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका 2/3 सिर्फ लोड लेते हैं, सो दैट बिकम्स 0.67 FCK। अब अगर हम लोग डिजाइन पे जाएंगे तो ये घटेगा, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले जा रहे हैं, नहीं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट वाज 1.5। सो ये आपका डिजाइन स्ट्रेस जो होगा इसको फिर 1.5 से डिवाइड करेंगे, जैसे 0.45 FCK। तो ये आपका डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट होगा। हम लोग जब भी डिजाइन करेंगे कंक्रीट का तो वो हम लोग इस पे करेंगे 0.45 FCK पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फटाफट नोट करिएगा। हो गया।
हम लोग अब कुछ एजम्पशन देखेंगे, है ना, एजम्पशन फॉर डिजाइन, डिजाइन के एजम्पशन हम लोग देखेंगे कुछ। इरेज कर रहे हैं क्या चीज़ 5, ठीक है, इरेज कर दें। अब लिखिए एजम्पशन इन डिजाइन, पहले लिखो, इसको इरेज कर देना। देखो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं फिर एजम्पशन में जाते हैं, है ना। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब यहाँ पर क्या है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब है कि हम लोग स्टील सिर्फ जो है वो टेंशन साइड में यूज करते हैं, नहीं, जैसे स्टील जो है हम सिर्फ टेंशन साइड में यूज करते हैं। दिस इज सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ये क्रॉस सेक्शन हमारे पास, ठीक है। और इस सेक्शन का कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा। न्यूट्रल एक्सिस वह एक्सिस होता है जिसके ऊपर कंप्रेशन होता है और जिसके नीचे टेंशन होता है इन सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और कंटिन्यूस बीम। वाइल इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन होता है, नीचे कंप्रेशन होता है। सो इन कैंटिलीवर बीम यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड द टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन अपर अबव द न्यूट्रल एक्सिस, है ना। बाकी सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है, ऊपर हमेशा टेंशन होगा, नीचे हमेशा कंप्रेशन होगा, सॉरी, ऊपर हमेशा कंप्रेशन होगा, नीचे हमेशा टेंशन होगा। तो ये आपके पास एक बीम है, इसका विड्थ हम लोग बी ले लिया है, सपोज बी इज द विड्थ ऑफ दैट बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब होता है कि हम लोग जो रेनफोर्समेंट है उस रेनफोर्समेंट को सिर्फ प्रोवाइड करते हैं किधर, टेंशन साइड में प्रोवाइड करते हैं। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका वीक हो रहा है कंक्रीट का, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा हम लोग यहाँ पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। मान लो हमने ये प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इस टेंसाइल रेनफोर्समेंट का जो सेंटर होगा, ये टॉप लेयर जो होगा उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग इफेक्टिव डेप्थ के नाम से जानते हैं, इफेक्टिव डेप्थ के नाम से जानते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है, दैट डेप्थ इज नॉन एज ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। ये जो पोर्शन है दिस इज नॉन एज इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। और क्लियर कवर का बात करेंगे तो ये आपका क्लियर कवर कहलाता है, राइट, दिस इज नॉन एज क्लियर कवर। क्लियर कवर जो होता है बीम के लिए हम लोग मिनिमम क्या लेते हैं, बीम के लिए 40 लेते हैं, 25 mm। स्लैब के लिए लेते हैं हम लोग 20 mm, और कॉलम के लिए लेते हैं हम लोग 40 mm मिनिमम, ये मिनिमम है 40 mm। और फाउंडेशन के लिए लेते हैं 50 mm। दिस इज द, अब इस क्लियर कवर को आप इसमें 0 से 10 तक आप चेंज कर सकते हैं। 0 कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जो है उससे आप नीचे नहीं जा सकते, जो मिनिमम है हमारा इससे नीचे नहीं जा सकते, और मैक्सिमम में आप 10 ज़्यादा जा सकते हैं, 10 ज़्यादा जा सकते हैं। अगर आप 12 mm से 12 mm का रड यूज कर रहे हैं एज ए मेन रेनफोर्समेंट, तो 5 mm सब में आप मतलब माइनस हो सकते हैं, 5 mm आप माइनस हो सकते हैं। अदरवाइज आपका ये मिनिमम है, और मिनिमम में कोई कमी नहीं कर सकते, मिनिमम जो है उतना लेना ही है। मैक्सिमम आप 10 बढ़ा सकते हैं, 10 mm मैक्सिमम, ओनली इंक्रीज बाय 10 mm, उससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते। उससे ज़्यादा जैसे बढ़ाएंगे तो आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा पूरा, और क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा आपका जो कंक्रीट हो रहा है उसको भी तो रोकना है, उसका अपना एक लोड हो जाएगा, तो क्रैक का संभावना बढ़ जाएगा। सो क्रैक का संभावना बढ़ जाए इसलिए आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। आप मिनिमम आपको जो है उससे आप 10 mm ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कवर है। अब देखिए, अब आप ऐसा कोई बीम देखे नहीं होंगे कहीं कि ऐसा कोई बीम बनाया हो, मतलब दुनिया में कहीं नहीं, कि सिर्फ नीचे साइड सिर्फ टेंशन साइड में स्टील लगाया हो, ऐसा कोई बीम नहीं। आप जब भी देखते हैं तो जब भी बीम लगाया जाता है उसमें ऊपर भी रेनफोर्समेंट दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीम आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में भी हम लोग अपर साइड में अबव द न्यूट्रल एक्सिस हमेशा रेनफोर्समेंट का प्रोविजन करेंगे। उसका कारण यह है कि जब आप यहाँ पर शियर रेनफोर्समेंट लगाएंगे
शियर रेनफोर्समेंट लगाएंगे, ऐसा शियर रेनफोर्समेंट लगा दिए, दिस इज बार, स्टैरअप बार हम लोग आगे चल के देखेंगे, है ना, यहाँ बैंड किया हुआ है। तो इस रेनफोर्समेंट को, जो शियर रेनफोर्समेंट है, इधर क्लोज, ये क्लोज हो सकता है या फिर हो सकता है ओपन हो, यहाँ पर नहीं हो, ठीक है ना। तो आप जो है शियर रेनफोर्समेंट लगाएंगे, दैट इज नॉन एज स्टैरअप। तो स्टैरअप जो लगाएंगे तो ये अपने पोजीशन पे कैसे रहेगा, ये तो पोजीशन पे रहेगा नहीं। अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये कैसे रह सकता है, पोजीशन पे नहीं रह सकता है। इसीलिए आप उस सिचुएशन में यहाँ पर आप बार लगाते हैं, ठीक है। ये इस बार को हम लोग कंप्रेशन स्टील नहीं कहते, बिकॉज दिस इज सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ये एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, तो हम लोग इसको कंप्रेशन स्टील नहीं कहते। दैट बार इज नॉन एज हैंगर बार्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगर बार बोलते हैं, हैंगर बार्स। और इसका डाया जो है वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो दिस इज नॉन एज हैंगर बार्स। सो हैंगर बार्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड, द हैंगर बार्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू कीप द स्टैरअप इन पोजीशन। स्टैरअप को, शियर रेनफोर्समेंट को अपने पोजीशन में रखने के लिए हम लोग हमेशा जो है हैंगर बार्स लगाते हैं। इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि ये डबली रेनफोर्स्ड बीम ही होगा, वो तो डिपेंड करेगा लोड पे, मोमेंट पे। हाँ हाँ, ऊपर देना जरूरी है, हैंगर बार्स 10 से नीचे नहीं होते, ठीक है ना। वो हैंगर बार्स कोई स्ट्रेंथ में आपका सहायता नहीं कर रहा है, वो है, आप कोड बोलता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कोड कहता है कि आप 10 से नीचे नहीं लगाना, नीचे आपका 8 आएगा नहीं, ऐसा नहीं। 8 आप तब लगाएंगे तब स्टील नंबर ऑफ आप बार्स बढ़ाएंगे। एरिया ऑफ स्टील पे ना डिपेंड करता है, जो आपका नीचे जो टेंसाइल फोर्स, टेंशन स्टील लगा रहे हैं, टेंशन में जो स्टील लगा रहे हैं, वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप डाया क्या लगा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हाउ मच एरिया ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पार्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट। उस पार्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है, उस टेंशन फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए हाउ मच एरिया ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड। तो मान लो 100 mm स्क्वायर हमको एरिया का जरूरत है, सपोज 100 mm स्क्वायर मतलब 8 का आप अगर करेंगे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे 8 mm डाएगा तो 50 के आसपास आएगा, 50.53 mm स्क्वायर आएगा 8 का। तो 2 आप बार लगाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब एक आदमी ऐसा भी सोच सकता है कि एक ही बार लगा दें 16 का, नहीं, जैसे हमको जो है, हमको एरिया ऑफ स्टील का जरूरत हुआ, हम अभी बात करेंगे बाद में, एरिया ऑफ स्टील का जरूरत हुआ 100 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बताता है। तो अब इसको आप निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स, तो आप डाया लेते हैं। अब डाया आपके ऊपर चूज करना है, नहीं तो मान लो 8 mm का हम चूज कर लिए, सोच रहे हैं सर, तो आपका एरिया निकल जाएगा इसका एक का 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर, थोड़ा निकालिए कितना आ रहा है, 50 आ रहा है क्या, आ रहा है 50.26 आ रहा ना, बता रहे हैं 50 आएगा, 50 mm स्क्वायर, तो एक का है ना, तो 2 लगा देंगे तब 100 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा एक आदमी तो सोच सकता है कि नहीं हम क्यों लगाए 8 का, हम 16 का लगा लें, तब आप ये निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा। तो आपका देख लीजिए इसको कितना आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा भी आ सकता है, 100 से पार, 201 ना, तो कम लगाओ, 12 का लगाओ तो कितना आ रहा है, 113, मान लो 12 का, जितना चाहिए हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए। तो अब एक आदमी सोच सकता है ना कि हम क्यों 8 का लगाएं, हम 12 का लगा दें, सोच सकता है कि नहीं। तो मान लो एक ऐसा केस आ गया जिसमें 85 mm स्क्वायर एरिया चाहिए, मान लेते हैं, और मान लीजिए कि 8 mm से नीचे का कोई बार्स हम अप्लाई यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है, तब तो एक ही बार लगाना होगा। तो IS कोड IS 456/2000 कहता है कि आपको मिनिमम 2 नंबर ऑफ बार्स लगाना है, मिनिमम 2 नंबर्स ऑफ बार। हमको एक ही से पूरा हो जा रहा था, लेकिन हमको 2 बार लगाना है, ठीक है। तो ये डाया पे डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पर हम कितना लगाएं। और एक बात और बता देते हैं कि अगर मान लो 500 mm स्क्वायर आता तो 8 का 10 हो जाता, और 12 का मतलब कि 12 का 5 आ जाता, 5 या 4 में आ जाता, 5 ही मान लो, 5 बार अगर हम लोग लगा दे, 500 mm स्क्वायर चाहिए, 5 बार हम 12 का लगा दिए, और हम या फिर इसका हम 10 बार लगा दिए, नहीं तो कौन अच्छा रहेगा, 5 बार लगा दें या 10 बार लगा दें, 10 बार लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मतलब एरिया ऑफ स्टील, उसी एरिया ऑफ स्टील को
कम डाया में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं आप, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? अच्छा मान लो, ठीक है, अब मिनिमम स्पेसिंग देना है आपको ना। मिनिमम स्पेसिंग का यहाँ प्रॉब्लम है, स्लैब में मिनिमम स्पेसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास बहुत लंबा स्पेस होता है। लेकिन बीम के केस में तो आपका फिक्स्ड होता है विड्थ, तब मिनिमम स्पेसिंग का जरूरत है। तो मिनिमम स्पेसिंग मान लो कि इतना ही है, अब हमको 8 लगाना है, तब कहाँ पर लगाएं? ऐसे ऐसे लगा दिए, नहीं ऐसा लगा दिए, तो ये अच्छा होगा या फिर ये अच्छा होगा? तब तो पूरा में लग जाएगा। नहीं तो डब्ल्यू क्यों करेंगे? डब्ल्यू तो बेंडिंग मोमेंट पे होगा। नहीं चलो बात करेंगे। तब बंडल में लगाएंगे यार, बंडल बार्स लगाएंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि यहाँ भी लगाएं, यहाँ तक लगाएं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तक लगाएं। बीच का जो स्पेस होगा, जो बीच का 2 बार्स के बीच का स्पेस होगा वर्टिकल में, वो स्पेसिंग जो मैक्सिमम डाया ऑफ बार्स लिए हैं उसके बराबर होगा, या 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द एग्रीगेट होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा, ये या तो डाया ऑफ द बार्स होगा या फिर साइज ऑफ द मैक्सिमम एग्रीगेट होगा प्लस 5 mm होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाने से सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम कंक्रीट को अच्छा से हम कंपैक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बंडल में लगाना ज़्यादा अच्छा है। 2 बंडल लगाएंगे, 2 बार का बंडल बना सकते हैं, 3 बार का बंडल बना सकते हैं, 4 बार का बंडल बना सकते हैं, है ना। बात करेंगे, चलो ना, अभी धीरे धीरे आएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया, इसको हैंगर बार्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज नॉन एज हैंगर बार्स। तो ये हो गया। अब इसमें पहला, आप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब समझ गया हूँ अभी, कि इसमें सिर्फ टेंशन साइड में हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं, कंप्रेशन साइड में नहीं लगाते। लेकिन कंप्रेशन साइड में लगाना हमारी मजबूरी इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टैरअप है वो जो है, वो स्टैरअप हमारे फिक्स्ड पोजीशन पे रहे। इसलिए हम लोग वहाँ पर बार तो नहीं दे सकते, क्योंकि कंप्रेशन हमारा कम नहीं हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हैंगर बार्स का यूज कर रहे हैं, जिसका साइज 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एजम्पशन लिखते हैं। पहला एजम्पशन लिखिए, प्लेन section normal to the beam axis remain plane after bending. That is, strain diagram is linear, या that is strain varies linearly, या फिर strain diagram is linear। ठीक है, कहने का मतलब है इस एजम्पशन में ये कहा जा रहा है कि आपका जो स्ट्रेन डायग्राम होगा, दैट स्ट्रेन डायग्राम जो होगा ये आपका लिनियरली वेरी करेगा। मतलब यहाँ पर आपका स्ट्रेन जो होगा आउटर मोस्ट में मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, नहीं तो कुछ इस तरह करके ये वेरिएशन होगा। स्ट्रेन डायग्राम जो है हमारा लिनियर वेरी करेगा। ठीक है, ये स्ट्रेन डायग्राम होगा, इसको नोट कर लीजिएगा फिगर को। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम, ये आपका लिनियरली वेरी करेगा। ये जो एजम्पशन है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, कहने का मतलब है एक्सिस टू द, मतलब ये एक्सिस है अगर इस बीम का, तो ये जो सेक्शन है दैट सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मतलब जब बेंड करेगा तो सेक्शन ऐसा ही रहेगा। तो सेक्शन ऐसा कब रहेगा भाई? तब रहेगा जब हर एक पार्टिकल एकदम लिनियरली एक दूसरे से मूव कर रहा होगा, लाइक दैट। ऐसा सोचिए आप कि ये आपका बीम क्रॉस सेक्शन है, अब ये बेंड कर रहा है, नहीं तो बेंडिंग इस प्रकार से होगा, ये एकदम यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस में उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, इससे थोड़ा ये वेरी करेगा इस तरह से, समझ रहे हैं ना बात। और ये धीरे धीरे थोड़ा इस तरह से भागेगा आगे, समझ रहे हैं। तो ये एकदम एग्जैक्टली भाग रहा है, मतलब एक दूसरे का प्रोपोर्शनल जा रहा है डेप्थ के अकॉर्डिंग, इसीलिए आपका सेक्शन प्लेन रह गया। लेकिन ये एजम्पशन सिर्फ और सिर्फ
तब वैलिड है। दिस एजम्पशन इज वैलिड ओनली व्हेन बीम इज सिलेंडर नॉट डीप। अगर बीम आपका डीप हो जाएगा तब डीप बीम के केस में, डीप बीम हम लोग उस बीम को कहते हैं जिसमें स्पेन बाय डेप्थ रेशियो 2 से कम हो जाता है इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम, while in the case of cantilever beam span by depth ratio is less than 2.5। अगर span by depth ratio आपका लेस देन 2 होता है, किसके लिए बोल रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस के लिए, तो हम लोग उस तरह के बीम को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ बीम कहते हैं। मतलब उसका जो वेव होगा ये इसका डेप्थ ज़्यादा होगा, मतलब लाइक दैट है ना। वेव का जो डेप्थ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कंपेरेटिवली लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं इसका डेप्थ ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में, फॉर दैट सिचुएशन, जब डीप बीम का केस होगा देन दिस एजम्पशन इज नॉट वैलिड। उस सिचुएशन में ये एजम्पशन जो हमारा है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, ये वैलिड नहीं होता, बिकॉज डीप बीम के केस में शियर डेवलप हो जाता है। शियर इज द सेकेंडरी क्राइटेरिया, नहीं सेकेंडरी की प्राइमरी क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो शियर जो है, शियर के वजह से वार्पिंग होने का चांस होता है वेब में। तो वेब अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मान लो ये आपका वेब है, ये मुड़ गया इधर उधर, ठीक है, बेंड कर गया, जिसको वेब बकलिंग कर रहे थे, वेब क्रिपलिंग कर रहे थे इन द केस ऑफ स्टील। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि है नहीं, उस तरह से नहीं होगा, ये ब्रेक ही करेगा। तो यहाँ पर क्या वेब वार्पिंग हो सकता है आपका, उस वजह से ये जो एजम्पशन है, दिस एजम्पशन इज नॉट वैलिड फॉर द डीप बीम। तो स्टार लगा के लिखिएगा इस केस के लिए, लिखिएगा दिस एजम्पशन is not applicable, this assumption is not applicable in case of deep beams, in case of deep beams where warping of cross section occurs, warping of cross section occurs due to shear deformation, due to shear deformation। नेक्स्ट एजम्पशन लिखिए, सेकंड एजम्पशन द, हाँ बताएंगे टेंशन मतलब, आगे लिखिए। नेक्स्ट एजम्पशन लिखिए, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन in concrete at the outermost fiber, the maximum compressive strain in concrete at the outermost fiber is taken as 0.0035 either the beam is over reinforced or under reinforced। either the beam is over reinforced or under reinforced, मतलब यहाँ ये स्ट्रेन डायग्राम है ना, ये स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम में आपका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन 0.0035 होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंप्रेशन साइड, है ना। आइदर द बीम इज ओवर रेनफोर्स्ड और अंडर रेनफोर्स्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए, द डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, the design stress strain curve for concrete is assumed to be parabolic। अभी हम लोग डायग्राम देखे थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, देखे थे ना। द डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ concrete is assumed to be parabolic up to 0.002 strain, up to 0.002 strain, and it is straight up to 0.0035 strain।
and as per IS 456/2000 and as per IS 456/2000 the design compressive stress of concrete is 0.45 FCK. ओके, अभी बताए थे 0.45 FCK. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड. हेलो, हाँ तो खुश रहो, बोलो. हाँ 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 हाँ, क्लास ले रहे हैं. आ जाओ, बैठो आके. 8 बजे आओ ना, 8 बजे. ठीक 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 है, ओके. क्या लिखे हम लोग? और द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड. The tensile strength of concrete is ignored. That is not taken into account. That is not taken into account. Means all tensile stresses are taken up by reinforcement. Taken up by reinforcement. Next, the stress in reinforcement are derived. The derived लिखिए. The stress in reinforcement are derived from representative stress strain curve. Representative stress strain curve and permissible stress in steel equal to stress strain curve and permissible stress in steel equal to 0.87 FY. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 87 FY. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट. द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट at the time of failure shall not be less than strain जो होगा टेंशन that should be not less than 0.87 FY by ES plus 0.002. ठीक है, should not be less than 0.87 FY by ES plus 0.002. अब लोग एनालिसिस करते हैं ना सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का. ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिमिटिंग डेप्थ. ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. इसका अगर हम लोग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा? पैराबोलिक होता है कहाँ तक? जहाँ तक हमारा स्ट्रेन 0.002 होगा, है ना. उसके बाद कैसा होता है? स्ट्रेट होता है. और मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा 0.45 FCK होगा. और यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा स्टील के द्वारा, टेंसाइल स्टील के द्वारा, वो 0.87 FY होगा. ठीक है, समझ गया ना. तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील या स्टील में क्या होता है? 0.87 FY. और मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होगा 0.45 FCK होगा. ये कहाँ होगा? ये मैक्सिमम होगा, है ना. और इसका जो है शेप जो हो वो पैराबोलिक होगा अप टू 0.002. अभी हम लोग एक फिगर देखे थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. और उसके बाद स्ट्रेट होगा. ठीक है, राइट. अब जो है हम लोग निकालना चाहते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब यह है कि आपका स्टील
एज वेल एज कंक्रीट दोनों अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा, है ना। वह डेप्थ मतलब उस एक्सिस को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे, जिस डेप्थ पर क्या होगा कि हमारा जो है स्टील एज वेल एज कंक्रीट दोनों अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर पहुंच जाएगा, और इसको हम लोग स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्या देख रहे हैं एनालिसिस में, सिंगली रेनफोर्स्ड का लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस का लिमिटिंग डेप्थ हम लोग देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या कंक्रीट इन कंप्रेशन एंड स्टील इन टेंशन जो है अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये क्या कहता है, ये क्या है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या है कि वह लोडिंग जिस लोडिंग पर हमारा कंप्रेशन में कंक्रीट और टेंशन में स्टील दोनों अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर पहुंच जाएगा, है ना। मतलब दैट लोडिंग at which concrete in compression and steel in tension reach to its maximum strength। अब हम लोग इसको स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख रहे हैं, मान लेते हैं यह डेप्थ है, यहाँ से स्ट्रेन शुरू हुआ हमारा। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, ना तो कंप्रेशन होता है ना तो टेंशन होता है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सिंपली सपोर्टेड है तो ऊपर क्या हो जाएगा कंप्रेशन में आ जाएगा और नीचे हमारा टेंशन में आ जाएगा। हम लोग मान लिए कि इस डेप्थ पे जब ये पहुंचा, दैट डेप्थ इज नॉन एज एसयू लिमिट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को एक्सयू लिमिट से। एक्सयू लिमिट हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। हम लोग ये मान लिए ये आपका जो डेप्थ, ये जो आपका फिगर दिख रहा है, थोड़ा सा फिगर में यहाँ तक लेते हैं हम लोग ना, टेंशन रेनफोर्समेंट जहाँ है वहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेप्थ यहाँ से यहाँ क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब क्या है, फ्रॉम टॉप से हम लोग का जो सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट है वहाँ के बीच, सेंटर के बीच से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। सो दिस डेप्थ इज नॉन एज डी माइनस एक्सियो लिमिट। ये डेप्थ हमारा कैलकुलेट हो जाएगा डी माइनस एक्सियो लिमिट। अब हम लोग फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम से हम ले रहे हैं, है ना, फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल है, दिस इज 0 OAB और CD, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है OAB और OCD सिमिलर ट्रायंगल है, बिकॉज दीज एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वल हो गया तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में हम लोग देखें तो दिस बाय दिस शुड इक्वल टू दिस बाय दिस। ये जैसा लिखना है, इसको ऊपर लिख सकते हैं, उसको नीचे लिख सकते हैं, जैसा इच्छा करें आप लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सियो लिमिट बाई डी माइनस एक्सियो लिमिट। हम लोग को निकालना क्या है, एक्सियो लिमिट निकालना। थोड़ा इसको उल्टा कर देते, उल्टा ही लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए डी माइनस एक्सियो लिमिट बाई एक्सियो लिमिट इक्वल टू हो गया क्या, 0.0035 डिवाइडेड बाई, सॉरी उल्टा कर दिया ना, तो 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002 बाई 0.0035। तो अब यहाँ से देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं, D बाई एक्सियो लिमिट -1 इक्वल टू 0.087 FY प्लस 0.002 इंटू ES डिवाइडेड बाई ES इंटू 0.0035 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब ES का हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए किसी भी स्टील के लिए ES का वैल्यू क्या होता है, ES इक्वल टू होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। तो D बाई एक्सियो लिमिट -1 इक्वल हो जाएगा 0.87 FY प्लस, यहाँ पर ES का वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना, 400, 0.002 इंटू 2 × 10⁵ तो 400 हो जाएगा, है ना। तो दिस बिकम 400
डिवाइडेड बाय, नीचे आप रखेंगे तो ये 700 हो जाएगा, सो दिस बिकम 700, ठीक है। अब d बाई एक्चुअल लिमिट बराबर क्या हो गया आपका 700। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस 1 को इधर ले गया और हम लोग ले लिया एलसीएम, तो 0.87 FY प्लस 1100 राइट बाई 700। सो एक्चुअल लिमिट बाई डी इक्वल टू आ गया 700 डिवाइडेड बाई 0.87 FY प्लस 1100 राइट, ये आ गया। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्चुअल लिमिट इक्वल टू के इंटू डी, वेयर के इक्वल टू 700 by 0.87 FY will. The value of K only depends upon the grade of steel. K का वैल्यू जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा, है ना, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा और किसी चीज़ पे नहीं डिपेंड करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, एक्चुअल लिमिट बाई डी हम लोग ले रहे हैं फॉर FE 250, कितना ले रहे हैं FE 250, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील हमारा FE 250 मतलब माइल्ड स्टील है, ओके। तो FY कितना हो गया आपका, सो FY इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नहीं हुआ कि नहीं। इस FY का वैल्यू को यहाँ रखते हैं और इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यू विल गेट 0.53, क्या आया था ना एग्जाम में, ठीक है, फॉर FE 415, ठीक है। अब हम लोग स्टील क्या यूज़ कर रहे हैं, FE 415 है HYSD बार्स, FY क्या हो गया 415, इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं हम लोग। तो एक्चुअल लिमिट बाई डी, क्या एक्चुअल लिमिट बाई डी है ना, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, एक्चुअल लिमिट बाई डी इक्वल टू के, या सिर्फ के का वैल्यू लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, के मतलब भी वही है, ठीक है, या फिर आप के भी लिख सकते हैं, दिस इज के, तो दिस बिकम 0.48, क्या जी है, यही बनाया था, चलिए ठीक। फॉर FE 500 FY इक्वल टू 500 हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ रखना है आपको, तो K का वैल्यू या फिर एक्चुअल लिमिट बाई D का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.46। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग, यानी कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, अगर इसी को WSM बनाता है तो K इक्वल टू क्या होता है, इन द केस ऑफ WSM दिस इज MC बाई MC प्लस T, ठीक है ना। इन द केस ऑफ WSM हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि K इक्वल टू MC बाई MC प्लस T। अगर कोई WSM सिर्फ पढ़ के जाता है तो उसको ये पहला बार लगता है कि K का वैल्यू डिपेंड्स कर रहा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और ग्रेड ऑफ स्टील पे, यहाँ से दिख रहा है ना, दिस इज डिपेंड्स अपॉन, ये है C है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट और T है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि हमारा जो है K का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन किस पे कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। बट क्या होता है कि M का वैल्यू जो होता है वो होता है 280/3 सिग्मा CBC, यानी कि 280/3C, ओके, या इसको सिग्मा CBC भी लिख सकते हैं। तो M इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, 280/3C इंटू C, 280/3C इंटू C प्लस T, तो C कैंसल, सो दिस इज 280/3 by 280/3 प्लस T। इन दिस केस देयर इज नो ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहीं यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भी इन द केस ऑफ WSM द वैल्यू ऑफ K लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर, उस केस में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, हैं क्रिटिकल एक्सिस ना, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रिशन, वहाँ पर बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ एक्सिस फैक्टर, यहाँ पर बोलते हैं हम लोग इसको K को, K का नाम क्या है, लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर, K इज नॉन एज लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर, दिस इज डेप्थ लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर। तो यहाँ भी K का वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे बेस्ड नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है, और यहाँ पर भी K का वैल्यू मतलब जो है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ K ओनली डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, है ना, एंड इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड ना। अगर आप इसको याद रखना है, एकदम मुंह में याद रखना है कि अगर आप FE 250 यूज कर रहे हैं तो K का वैल्यू 0.53, 250 में सबसे ज़्यादा होगा 0.53, 415 में आएंगे, ग्रेड स्टील का बढ़ रहा है लेकिन इसका वैल्यू घट रहा है 0.48, आप 500 बढ़ा दीजिए और आपका घट रहा है 0.46। तो ग्रेड ऑफ स्टील एज विल इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर विल बी डिक्रीजेस, लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता जाएगा, नहीं, इसका मतलब है कि हमारा जो ये है डेप्थ वो धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा। फटाफट नोट करो, वेट नहीं करना है।
हम्म हो गया। आ गया। ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड, इधर इरेज कर दें हम लोग। अब देखो, यह वह सिचुएशन था जिस सिचुएशन पे हम लोग ये मान रहे थे कि हमारा सेक्शन जो है, मतलब हमारा कंक्रीट और हमारा स्टील जो है वो अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जा चुका था। अब हम लोग किसी भी केस के लिए मान लेते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ पर पहुँचा है, इसलिए हम लोग उसका नाम एक्सयू रख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सयू का मतलब यहाँ पर दिस इज नॉन एज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज नॉन एज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये निकालना चाहते हैं, ये इसका नाम हमने ई दे रखा है, हम लोग ये रिलेशन देखना चाहते हैं कि ये हमारा डेप्थ क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इस सेक्शन का एनालिसिस करना है हमको कि इसमें कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, टेंसाइल फोर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको निकालना चाह रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो ये देखिए, ये ट्राइंगल और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, इसका नाम और दे दीजिए, एफ दे दीजिए, है ना। तो देखिए इन सिमिलर ट्राइंगल्स ओ ई एफ एंड ओ ए बी, इस ट्राइंगल में आप देखिए ऐसा लिख सकते हैं 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्स यू, या फिर आप लिखिए ओ ए, लिख सकते हैं सर, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, ठीक है ना, इक्वल टू 0.002 बाई ओ ई। सो ओ ए बाई ओ ई इक्वल टू क्या हो गया, 0.007 सॉरी 0.0035 डिवाइडेड 0.002, तो दिस विल बी कैंसल। अगर हम लोग यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, नहीं, सो दिस इज 35/20, सो 7/4। सो ओ ए निकालते हैं, ओ ए तो पता है, ओ ई इक्वल टू 4/7 ओ ए, और ओ ए को हमने क्या माना है, एक्स यू, सो दिस इज 4/7 एक्स यू। नहीं, तो ये जो हमारा वैल्यू आया ओ ई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज 4/7 एक्स यू, राइट। और ये हम डेप्थ निकालना चाह रहे हैं कि व्हाट इज दिस डेप्थ। तो ये डेप्थ आपका क्या हो जाएगा, आपको निकालना है क्या, ए ई ना, हाँ, एक्स यू माइनस वो कर देंगे हम लोग, तो ए ई निकालना चाह रहे हैं हम लोग, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ई ओ, तो दिस इज 4/, एक्स यू minus 4/7 XU, so this become 3/7 XU, so this is 3/7 XU, right। तो ये डेप्थ जो है आपका, ये डेप्थ है 3/7 XU, और ये जो डेप्थ है आपका, ये डेप्थ आपका है 4/7 XU। हम लोग निकालना चाह रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स पहले बोलना चाहिए था,
इधर हो गया सबका? ठीक है, इस रो को मिटा, इस कॉलम को मिटा है ना। अब देखिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स, समझिएगा, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। कंप्रेसिव फोर्स ऐसे तो अपलोड कर ही देंगे यूट्यूब में, छूटेगा तो स्क्रीनशॉट मारना है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, तो ये देखिए ये जो रीजन है आपका ना, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। इसका फोर्स जो होगा इसके CG से लगेगा, इसका CG मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना। इस CG का डेप्थ जो होगा ऊपर से ले रहे हैं हम लोग, ऊपर से, इसका नाम दे दिया हम लोग Y1, ठीक है। कहीं पर लगेगा फोर्स, लगेगा ना। देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, क्या एन होता है। तो स्ट्रेस यहाँ पर कितना लग रहा है इस सेक्शन पे स्ट्रेस, देखो हम लोग अभी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपको नीचे स्टील दिखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? वो समझा रहे थे इसलिए हम बना दिए थे। तो आपको सिर्फ नीचे स्टील दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है कहाँ तक, इस स्ट्रेंथ तक 0.002 तक, वहाँ हमारा स्ट्रेस ब्लॉक कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो हम लोग को स्ट्रेस मतलब कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा 0.45 FCK इंटू एरिया, ठीक है ना। और ये लगेगा कहाँ, तो ये तो ओवरऑल एरिया है ना, तो इसका CG पे लगेगा कहीं पर, एवरेज CG पर लगेगा। तो CG मान लीजिए यहाँ से Y1 पर है, ठीक है। इस फोर्स का नाम हम दे रहे हैं C11, ठीक है, या C1 भी दे सकते हैं। तो C11 इक्वल टू लिख सकते हैं स्ट्रेस 0.45 FCK, नहीं स्ट्रेस इंटू क्या लिखेंगे, एरिया भी हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसा लिख दिया। तो ये हो गया 0.45 FCK एरिया, तो ये तो स्ट्रेस है, एरिया तो हमको यहाँ से ना मिलेगा, ठीक है। तो एरिया क्या होगा यहाँ तक का, देखो ये वाला पोर्शन है ना हमारा रेक्टेंगुलर, ये वाला पोर्शन है, और इसका डेप्थ कितना है 3/7 XU ना, 3/7 XU। तो एरिया ये मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इस एरिया पर ना फोर्स लग रहा है, ये तो डायग्राम इस तरह से वेरी कर रहा है, फोर्स तो यहाँ लग रहा है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इस एरिया को लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3/7 XU इंटू B। नहीं, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, FCK और XU के टर्म में, बताइए कितना आ रहा है 0.17। देखिए थोड़ा सॉल्व करिए, 2.19 तो कभी नहीं आएगा यार, 0.19, हाँ ये हो सकता है 0.19 FCK XU ना। और ये x कहाँ पर कर रहा है, x एट Y1 इक्वल टू ये वाला ना, तो ये रेक्टेंगल है जिसका हाफ होगा 3/7 XU का हाफ, CG उसका आधा मन होगा, रेक्टेंगल का CG उसके सेंटर पे होता है, तो हाफ हो गया। दिस इज 3/7 14 XU ना। इसका वैल्यू बताइए तो कितना आ रहा है 0.21 XU ना। ये मिल गया हमको कि ऊपर जो ये जो फोर्स है C11 ये मिला 0.19 FCK XU एक्ट, अच्छा B छूट गया ना, हाँ B 0.19 FCK XU B, ठीक है, एक्ट एट Y1 एंड Y1 इज इक्वल टू व्हाट 0.21 XU, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में स्ट्रेस हमारा कुछ डिफरेंट है ना। यहाँ पर स्ट्रेस देखिए 0 है, यहाँ पर स्ट्रेस देखिए 0.45 FCK है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका एवरेज स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्ट्रेस निकालने के लिए ये 0 होगा और वो ये होगा नहीं, इससे अच्छा इसका हम लोग एरिया निकालते हैं, क्योंकि ये क्या पैराबोलिक है। तो इसका आप हम लोग निकालेंगे तो C12 यहाँ पर कहीं लगेगा मान लेते हैं, और ये इससे यहाँ से Y2 डिस्टेंस पे लग रहा है, मान लो Y2 डिस्टेंस पे है ना। तो C12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आपका, इसका एरिया निकाल लीजिए आप, एवरेज आ जाएगा। क्या होता है एरिया 2/3 इंटू बेस क्या हो गया, अच्छा चलो 0.45 ही तो ये है स्ट्रेस है, इंटू B इंटू डेप्थ 2/3, ऐसा लिखो ना 2/3, बेस हो गया B
ना, हाइट हो गया कितना 4/7XU इंटू 0.45 FCK ना, ये कितना आ जाएगा 0.1817 FCK B इंटू XU, ठीक है। x एट y2 कितना होगा बताओ, पैराबोला का कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास, बोलो जल्दी। हमको क्या बता, पैराबोला का, हाँ ये एच अगर है पूरा ओवरऑल एच है तो ये होता है यहाँ से बेस से 3/8H ना, तो यहाँ से 3/8H होगा। H मतलब यहाँ पर क्या है 4/7, चलो इसको बाद यहाँ लिखते हैं, छोड़ो। y2 बराबर होगा, y2 बराबर x एट y2 बराबर क्या होगा, ये डिस्टेंस 3/7XU प्लस ये डिस्टेंस कितना 3/8H, H कितना यहाँ 4/7XU। ऑन सॉल्यूशन यू विल गेट इट 0.21, निकालो थोड़ा सा, ठीक है ना, निकाल लीजिएगा, आ रहा है इतना 0. अच्छा ठीक अभी आएगा, हाँ 0.64, ठीक है XU। अब ये आ गया। अब देखिए टोटल आपका स्ट्रेस, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इस पार्ट में टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा। इसके लिए कंप्रेसिव फोर्स आ गया ये 0.19 FCK और दूसरा के लिए आ गया क्या 0.17 FCK। तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो टोटल फोर्स दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो टोटल फोर्स C बराबर कंप्रेसिव फोर्स बराबर क्या हो जाएगा C11 प्लस C12। अब इसको जोड़िए 0.36 FCK B इंटू XU। देखिए C11 को जोड़िए C12 से तो आपको मिल रहा है 0.36 FCK B XU, मिल रहा है कि नहीं, जोड़ के देखो, कन्फ्यूजन है तो कि हम ठीक लिखा है कि नहीं, हम गलत भी तो लिख सकते हैं। ये आ गया C का वैल्यू। अब देखिए ये लगेगा कहाँ, इसका सेंटर अलग जगह था, इसका सेंटर अलग जगह था, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, y बार इक्वल टू F1 इंटू y1 प्लस F2 इंटू y2 बाई F1 प्लस F2, है ना, या A1 इंटू y1 प्लस A2 इंटू y2 बाई A1 प्लस A2, या M1 इंटू y1 प्लस M2 इंटू y2 बाई M1 प्लस M2, किसी भी टर्म में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ फोर्स है, फोर्स के टर्म में लिख रहे हैं, तो C11 इंटू y1 प्लस C12 इंटू y2 बाई C11 प्लस C12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, y बार इक्वल टू मिल जाएगा C11 इज 0.19 FCK B XU और y1 इज व्हाट 0.21 XU प्लस C12 यहाँ से देखिए क्या है 0.17 FCK B XU इंटू y2 क्या है 0.64 XU डिवाइडेड बाय 0.19 FCK B XU प्लस 0.17 FCK B XU। ऑन सॉल्यूशन यू विल गेट 0.42 XU, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके देख सकते हैं आप 0.42 XU, मतलब जो आपका नेट फोर्स है वो कहीं पर ऐसा लग रहा है दिस इज C और ये जो डेप्थ होगा दिस इज y बार एंड दिस y बार इज इक्वल टू 0.42 XU, ठीक है। सो दिस बिकम द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन साइड वेयर नेट कंप्रेसिव फोर्स विल बी एक्ट, मतलब यह वह पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पर नेट कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है ओवरऑल अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंप्रेशन साइड टेंशन साइड है, तो टेंशन साइड में फोर्स निकालना है हमको, तो फोर्स इन टेंशन साइड या टेंशन फोर्स निकालना चाहते हैं, तो टेंशन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स T इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस, नहीं स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस इनटू व्हाट एरिया ऑफ स्टील, क्योंकि हम लोग क्या बोले थे एजम्पशन में हमने मारा था इन द केस ऑफ एजम्पशन एज पर IS 456/2000 द ऑल टेंसाइल फोर्स विल बी टेकन बाय द रेनफोर्समेंट नॉट टेकन बाय द कंक्रीट, कंक्रीट किसी भी प्रकार का टेंसाइल फोर्स नहीं लेगा, सारा का सारा टेंसाइल फोर्स जो होगा वो कंप्रेशन के द्वारा लिया जाएगा। सो इस रीजन में जो कंक्रीट लगा हुआ है उस कंक्रीट को हम लोग एज्यूम ही नहीं करना है, इस रीजन में जो कंक्रीट है उसको पूरा नेग्लेक्ट कर देना है, हम लोग उसको सोचना ही नहीं है क्योंकि वो किसी प्रकार का टेंशन फोर्स लेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा का पूरा टेंसाइल रीजन होता है, तो कंक्रीट के बारे में सोचना ही, जो भी सोचना है आपको किसके बारे में सोचना है,
यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट स्टील। तो स्ट्रेस इन स्टील क्या होता है 0.87 FY एज पर IS 456/2000। जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 यूज कर लिए थे तो FY में 1.15 इक्वल टू 0.87 FY हो गया था, नहीं कल बताया था। तो ये हो गया। और एरिया ऑफ स्टील हम मान लेते हैं AST है, ठीक है। अभी हम एरिया ऑफ स्टील नहीं जान रहे, इस एरिया ऑफ स्टील को हम मान लिए कि ये क्या है ST है। तो इस प्रकार से टेंशन फोर्स आ गया, इस प्रकार से टोटल कंप्रेशन फोर्स आ गया। अब जब टोटल कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स हमको मिल जाएगा देन वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जब आपको कंप्रेशन के क्षेत्र मतलब LSM के केस में जब आप पूरा कंप्रेशन फोर्स और पूरा टेंशन फोर्स जान जाएंगे तो आप जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड इट इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग द एरिया मोमेंट, है ना। टेंशन का एरिया मोमेंट और कंप्रेशन का एरिया मोमेंट को इक्वेट करके हम लोग वहां पर हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे। जब पढ़ाएंगे WSM तो समझेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है कि LSM है, इन केस ऑफ LM हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना चाहते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, जब भी LSM में मामला आए जहां पर भी आए आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना, यू हैव टू ऑलवेज इक्वेट, आपको हमेशा इक्वेट करना है कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स। तो C इक्वल टू T, तो C इक्वल टू T करेंगे तो 0.36 FCK BXU इक्वल टू 0.87 FY AST। So XU can be calculated here, XU equal to 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK B। यहाँ से कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि XU लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। ये भूल कभी नहीं करिएगा कि XU लिमिट यहाँ से निकालने की कोशिश करिएगा। यहाँ से XU लिमिट निकालने का मतलब ये है, XU लिमिट हम लोग उस कंडीशन में कर रहे थे जिस कंडीशन में स्ट्रेस जो था स्टील में और कंक्रीट में दोनों अपने मैक्सिमम स्टेज पे जा चुका था। ये जो कंडीशन आ रहा है XU, इसमें कोई जरूरी नहीं कि स्टील और कंक्रीट मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस में गया है ना। हो सकता है उसके नीचे होगा या हो सकता है बाहर भी जा चुका होगा, तो आपको पता नहीं है। सो कभी भी नेवर आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश, यहाँ से XU लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करिएगा। XU सिर्फ यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फटाफट हो गया।
हो गया। हो गया जी। हाँ आता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया कंप्रेशन साइड का, और ये सेंटर ऑफ मास हो गया टेंशन साइड का। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्रेशन या सेंटर ऑफ कंप्रेशन और सेंटर ऑफ टेंशन इज नॉन एज लीवर आर्म। ठीक है, दिस इज नॉन एज लीवर आर्म। तो लीवर आर्म हो गया ये आपका एल ए। तो लीवर आर्म इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक डी है ना, और यहाँ पर क्या है 0.42 XU। तो लीवर आर्म इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी माइनस 0.42 XU। यू कैन राइट इट, आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंट डेवलप हो रहा है एक्सटर्नल लोड के वजह से, है ना, जो मोमेंट एक्सटर्नल लोड के वजह से डेवलप हो रहा है, उस मोमेंट को किस प्रकार से ये ओवरकम करता है, दैट इज नॉन एज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मीन्स मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज द इंटरनल मोमेंट डेवलप्ड बाय द मटेरियल। जो बीम है या स्लैब है जो भी है आपके पास, वो इंटरनली कितना मोमेंट डेवलप कर रहा है, जो मोमेंट लग रहा है ऊपर से बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड यूडीएल है तो WL²/8। इस मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए कितना ये मोमेंट लगा पा रहा है, दैट इज नॉन एज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। एंड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है कंप्रेशन फोर्स, है ना, इनटू लीवर आर्म, या टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक है, क्या बोले कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म या टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन अगर लिखना होगा हम लोग को, तो कंप्रेशन फोर्स, देखो देखो फिर लिखना, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड लिखना होगा तो कंप्रेशन फोर्स हो गया 0.36 FCK/B XU। नहीं, यहाँ से देखिए निकाले हम लोग, कंप्रेशन फोर्स 0.36 FCK/B XU इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या है, D माइनस 0.42 XU। फिर आपका टेंशन साइड से अगर आप निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, तो आपका हो जाएगा टेंशन फोर्स इज 0.87 FY/AST इंटू D माइनस 0.42 XU लीवर आर्म। ठीक है, अब देखिए सेक्शन किस प्रकार से हो सकता है। अगर ऐसा हो गया, इफ XU इज लेस देन XU लिमिट, ठीक है, XU इज लेस देन XU लिमिट, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU अगर ये लेस हो गया XU लिमिट का, देन सेक्शन इज नॉन एज अंडर रेनफोर्स्ड। सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, राइट। अंडर रेनफोर्स्ड के केस में आप आइदर टेंशन से निकालिए या कंप्रेशन से निकालिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन चूंकि अंडर रेनफोर्स्ड है तो आप टेंशन से निकालेंगे तो एग्जैक्ट रियल मिलेगा। यहाँ पर आप किसी भी तरफ से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, आइदर इन कंप्रेशन और आइदर इन
टेंशन, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया मतलब एम आर कैन बी कैलकुलेटेड आइदर फ्रॉम टेंशन और कंप्रेशन। फिर इफ एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट, यानी जब बराबर हो गया दोनों, देन सच टाइप ऑफ सेक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग सेक्शन और इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है, ठीक है, बैलेंस सेक्शन WS में बोलते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन क्या होगा, लिमिटिंग सेक्शन होगा, सेक्शन होगा लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है। तब भी आप जिधर से चाहें उधर से आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी यूज एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट टू कैलकुलेट MR, क्योंकि ये क्या हो गया, बैलेंस लिमिटिंग हो गया। इफ एक्सयू इज मोर देन एक्सयू लिमिट, है ना, सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। अगर आपका एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो अगर बड़ा हो गया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, एक्चुअल लिमिट से, सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। और इस केस में यूज ऑलवेज ध्यान रखना है, यूज एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट टू कैलकुलेट MR, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सेक्शन को लिमिट कर रहे हैं, ओवर रेनफोर्स्ड हो गया है। तो ओवर रेनफोर्स्ड के केस में क्या बताए थे, स्टिल आपका जो है अपना 0.87 से भी आगे जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आप ज़्यादा स्टील डाल दिए हैं। ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब जितना स्टील चाहिए था एक बैलेंस होने के लिए, मतलब कंप्रेशन और टेंशन को इक्वल होने के लिए, उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टील आप डाल दिए हैं, तो आपका सेक्शन जो है वो कंप्रेशन फेल्यूर होने लगेगा ओवर रेनफोर्स्ड में, है ना, क्योंकि स्टील तो अपना मैक्सिमम पे पहुँच नहीं पाया, तो कंप्रेशन फेल्योर हो जाएगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या हुआ, जितना स्टील चाहिए था उससे कम स्टील आप लगाएं तो स्टील फेल करेगा, तो आपको बताएगा कि देखिए हम फेल हो रहा है, टेंसाइल फेल्योर होगा। लेकिन जैसे ओवर हो जाएगा, स्टील का अमाउंट बढ़ गया है, तो स्टील तो फेल नहीं करेगा, अब कंक्रीट फेल करेगा, तो फेल्योर विल बी ब्रिटल। कंक्रीट जो ब्रिटल नेचर का है, तो ब्रिटल फेल्योर होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, नो वार्निंग, आपको कोई वार्न नहीं करेगा, सीधा आप दब जाइएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग अगर ऐसा सेक्शन मिल जाए तो ऑलवेज यूज लिमिटिंग सेक्शन। तब उस केस में हम लोग डिजाइन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट कर देंगे सेक्शन को कि आपको हम नहीं जाने देंगे आगे, मैक्सिमम तक देखेंगे, और उस पर आप ये करेंगे। या तो फिर आप रीडिजाइन करिए, कीजिए बाय इंक्रीज द विड्थ ऑफ द सेक्शन या फिर डेप्थ ऑफ द सेक्शन और एनी अदर थिंग्स, या डिक्रीजेस द लोड। अब या तो लोड को डिक्रीज करा लीजिए या तो डेप्थ को मतलब डायमेंशन पूरा चेंज कर दीजिए, है ना, नहीं तो फिर लिमिटिंग सेक्शन का यूज कीजिए, ठीक है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन का कभी डिजाइन नहीं करना है, आइदर इन केस ऑफ WSM आइदर इन केस ऑफ LSM, कभी भी आपको ओवर रेनफोर्स सेक्शन का डिजाइन नहीं करना है, कभी भी नहीं। अगर आ गया देन रीडिजाइन द सेक्शन, अदरवाइज यूज लिमिटिंग सेक्शन। WSM में तो रीडिजाइन ही कर लेते हैं। आप जब रीडिजाइन करेंगे तो आपको आपका डायमेंशन बदलना पड़ेगा सेक्शन का, ठीक है ना, सेक्शन का डायमेंशन आप बदलेंगे तो फिर होगा। ऐसा नहीं कि ओवर रेनफोर्स कर देंगे तो बहुत सारा ले लेगा वो ताकत, ऐसा नहीं है। ओवर रेनफोर्स कर देने से ज़्यादा 22% तक ही एक्स्ट्रा लोड ले सकता है वो, है ना। अगर आपका बैलेंस सेक्शन अगर 100 किलोमीटर ले रहा था, आप ओवर रेनफोर्स कर दिए तो 120 ही ले सकता है। ऐसा नहीं कि 150 ले लेगा, आप खूब स्टील डाल दीजिएगा तो। आप घर बनाते समय ज़्यादा रड डालते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, खूब सटा के डाल दिए, इस कंक्रीट कम्पैक्टे नहीं होगा, फिर बेकार हो गया। नहीं, कम्पैक्ट नहीं होगा तो परमेबिलिटी रहेगा तो सीपेज होगा तो घर आपका जल्दी रिसेगा। तो ऐसा नहीं कि खूब चालाकी करना है, क्या पैसा बहुत है मेरे पास, बन गया असिस्टेंट, ये खूब पैसा कमाए, चलो बहुत स्टील लगाते हैं, ये भूल कभी नहीं करना है। ऑलवेज थिंक दैट। अब ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर भी लगा देना है, बहुत दूर दूर लगा दीजिएगा स्लैब में तो क्रैक होने लगेगा, है ना, दूर हो गया तो सही नहीं पाएगा तो क्रैक होने लगेगा। तो आपको डिजाइन पे जाना है। हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान है कोड बुक, तो ऑलवेज फॉलो कोड बुक टू डिजाइन द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फटाफट नोट करिए। हाँ, तब एक्सयू का वैल्यू नहीं लेना है, एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट ले लेना है, मतलब लिमिटिंग सेक्शन का डिजाइन कर देना है। ओके, समझ में आ रहा है जी सबको कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कौन बोला, परवीन, ऊपर जा रहा है। थोड़ा समझा था पहले, आज पूरा समझ रहे नहीं।
हम्म, उधर मिटा दें। क्या बोलता है? ब्रेक लें क्या एक बार? 5 मिनट।